हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय है नहीं, कुछ ही दिनों बाद से आपकी एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लास्ट समय की जो मेहनत होती है कई बार वही एग्ज़ाम हॉल में आपका असर दिखा देती है। तो अच्छे से पढ़िए, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, जहाँ तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसी को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। कुछ भी अभी नया एक्स्ट्रा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपने पढ़ा है बस उसे अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। हमारी एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी क्लास 7 आज हम शुरू करेंगे। तो इससे पहले हमने क्लास 6 की जितनी भी चैप्टर है उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप सभी को पता है एनसीईआरटी की बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके केवीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक से ही रहेंगे। तो आज हम लोग क्लास 7 को कंप्लीट करेंगे, यानी क्लास 7 के ऑल चैप्टर, सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। यानी सारे चैप्टर के जितने भी क्लास 7 के आपके ज्योग्राफी के चैप्टर है उन सभी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको अभी पढ़ना ज़रूरी है या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा अभी कुछ भी नहीं करेंगे। एग्ज़ाम के बाद जैसे ही आपकी केवीएस की एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो हम एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कशन के साथ उसे समझेंगे। तो आज हम सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो क्लास 7 ऑल चैप्टर आपके, इसमें क्लास 7 में 10th चैप्टर है, यानी 10 चैप्टर है आपके क्लास 7 में। कौन कौन सा है? पर्यावरण है, हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 जो है वो है हमारी बदलती पृथ्वी। वायु है, जल है, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव, मानवीय पर्यावरण, वनस्पति, परिवहन एवं संचार, मानव पर्यावरण और उष्णकटिबंध और उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास स्थल में जीवन, रेगिस्तान में जीवन। ये टोटल जो है, ये टोटल आपके ज्योग्राफी के क्लास 7 के चैप्टर है। कुल 10th चैप्टर है, यानी 10 चैप्टर आपके क्लास 7 में दिए गए हैं। तो इन सभी चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और हम क्लास 7 जो है इसे आज की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी और कठोर ऊपरी परत जो होती है, जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, जिस पे आप रहते हो, जिस पे पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं वो स्थल मंडल है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी क्रस्ट कहते हैं। क्लियर है? पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रस्ट कहते हैं, यानी प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे, अब प्रॉपर्टी जो होता है यानी क्रस्ट जो होता है उसके ठीक नीचे, ठीक क्या, उसके नीचे क्या होता है? मेटल होता है। प्रॉपर्टी जो होता है, जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी के सतह की, उसे क्रस्ट कहते हैं, उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। और प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है? मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मेटल कहाँ तक फैला है? तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। नेक्स्ट है इसकी सबसे आंतरिक परत। अब इसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है, यानी पृथ्वी की सतह की जो सबसे आंतरिक परत है, उसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कोर कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। क्लियर है? अब ये देख लीजिए, ये आपका पृथ्वी। अब इसमें क्या है? ये जो है, ये जो लाइन है, ये आपकी क्या है? सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की,
ये पृथ्वी है और इसकी जो सबसे ऊपरी परत है इसे क्या कह रहे हैं, इसे प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट कह रहे हैं। और फिर कौन है, प्रॉपर्टी के फिर नीचे कौन सा परत है, तो मेटल है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सबसे ऊपरी है ये तो क्रस्ट है, प्रॉपर्टी है, और ये उसके जस्ट नीचे अंदर वाला भाग जो है वो मेटल है। क्लियर है। और फिर उस मेटल के और अंदर यानी सबसे आंतरिक परत, अब इसमें जो कोर है आपका ये क्या होता है, ये दो है, एक है इनर कोर है और एक आउटर। क्लियर है। तो जो ये मेटल के बाद वाली है ये आउटर कोर है, ये आउटर कोर है, और जस्ट आउटर कोर के अंदर यानी कि सबसे अंदर जो है ये इनर कोर है। क्लियर है। यहाँ तक पृथ्वी के सबसे ऊपरी प्रॉपर्टी, जस्ट उसके बाद अंदर मेटल है, उसके कोर जो है वो दो है, एक आउटर है एक इनर है। तो मेटल के अंदर क्या है, आउटर कोर, और जस्ट उसके अंदर यानी सबसे आंतरिक इनर कोर है। क्लियर है। अब यानी क्रोट जो होता है यह किससे बनी होती है, तो यह लोहे एवं निकल की बनी होती है। ताप और दाब जो है इसका काफी ऊंचा होता है। किससे बना होता है, आपका कोर जो होता है यानी सबसे आंतरिक परत जो है वो किससे बनी होती है, तो वो लोहे और निकल के बनी होती है। ये तो बनी तो होती है लोहे की, लेकिन इसमें कुछ मात्रा जो है वो निकेल की होती है। बनी होती है लोहे की, लेकिन कुछ मात्रा इसमें निकेल की होती है। और इसका क्या होता है, ताप और दाब जो होता है वो काफी ऊंचा होता है। नेक्स्ट देखिए महाद्वीप प्रॉपर्टी। अब ये जो महाद्वीप प्रॉपर्टी होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये सिलिका और एल्यूमिना से खनिजों से मिलकर बनी होती है। जो महाद्वीप प्रॉपर्टी होती है वो सिलिका और एल्यूमिना खनिजों से मिलकर बनी होती है। और महासागर की प्रॉपर्टी जो होती है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। क्लियर है। कोर किससे बनी होती है, यानी सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी के सतह की जो सबसे आंतरिक परत होती है वो किससे बनी होती है, वो लोहे और निकल के बनी होती है। खास करके तो ये तो लोहे की बनी होती है, लेकिन कुछ मात्रा इसमें निकल की होती है। और जो प्रॉपर्टी होती है ये महाद्वीप प्रॉपर्टी किससे बनी होती है, तो सिलिका और एल्यूमिना खनिजों से मिलकर बनी होती है। और महासागर की प्रॉपर्टी जो होती है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। सिलिका देखिएगा दोनों में है, सिलिका तो दोनों में है, लेकिन महाद्वीप में एल्यूमिना है और महासागर में मैग्नीशियम है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं पारितंत्र। अब पारितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। तो पारितंत्र क्या है, वह तंत्र है जिसमें जितने भी जीवधारी है आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ पर्यावरण में भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ जो है वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, उसे जिसमें वे निवास करते हैं। कहाँ पे वो क्रिया करते हैं, जहाँ पे वे निवास करते हैं, तो वो पारितंत्र होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए पारितंत्र के घटक क्या है, एक है अजैविक घटक है और एक है जैविक घटक। क्लियर है। अब अजैविक घटक जो है इसके एक भौतिक कारक है। अजैविक घटक के 3 कारक है, कौन कौन, एक भौतिक कारक है, एक अकार्बनिक पदार्थ है और एक कार्बनिक पदार्थ है। और जो जैविक घटक है उसके 3 है, कौन कौन, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यानी उत्पादक यानी हरे पौधे, जिसमें हरे पौधे हैं, उपभोक्ता जंतु और अपघटक जो है वो सूक्ष्म जीव है। अब जो आपके भौतिक कारक है ये अजैविक घटक के भौतिक कारक, इसमें क्या क्या आ जाता है, तो भौतिक कारक में तापमान आ जाता है, आर्द्रता आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, वायुमंडल दाब आ जाता है, ये सब जो है आपके भौतिक कारक है। और अकार्बनिक पदार्थ, इसमें क्या आता है, जल आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जो है आपके अकार्बनिक पदार्थ में आता है। कार्बनिक पदार्थ में क्या आता है, तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब लिक्विड चीज,
ठीक है, वो सब किस में आ जाता है, कार्बनिक पदार्थ में आ जाता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ठीक है, याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई कितनी है, तो 4 किलोमीटर तक। विश्व की सबसे गहरी खान याद रखिएगा, सबसे गहरी खान का पूछेगा तो भारत के सबसे नीचे यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है, दक्षिण अफ्रीका में सॉरी। तो याद रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, और विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए जीवाश्म। अब ये जीवाश्म क्या है, तो सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यानी जीवाश्म मतलब जीवाश्म यानी जीव के शेष यानी अवशेष उसके, यानी सेलों की परतों में दबे, जो सेल होते हैं उसकी परतों में दबे मृत पौधे, जो पौधे मर जाते हैं, क्या होता है उनका, वो गल जाते हैं, मर के उनकी पत्तियां सूख जाती है, वो सब क्या होते हैं, वो आपके मिट्टी में सब मिल जाती है। तो मृत पौधे एवं जंतु के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। यानी सेलों की परतों में दबे जो सेल होती है उसके परत में दबती है क्या, पौधे, मृत पौधे, जो पौधे मर जाती है, या फिर जीव जंतु जो मरते हैं, वो सब क्या होते हैं, उनके अवशेष, उन सभी के अवशेष जो होते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म यानी जीव और सम यानी उसके अवशेष। क्लियर है। कोशिश कीजिए कि क्लास में ही आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप टाइम दे रहे हो तो उस पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस क्लास में टाइम दे रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि क्लास में समझाते समय ही हम लोग के भी दिमाग में सेट कर जाए, एक्स्ट्रा फिर मेहनत उसके लिए अलग से ना करना पड़े। क्लियर है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझा कीजिएगा। तो जीवाश्म समझ में आ गया, यानी जीव, और सम यानी अवशेष, यानी मृत पौधे हो गए, जंतु हो गए, उसके अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, सेलों की परतों में दबे होते हैं। अब ये सेल क्या है, सेल क्या है, तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेल से बनी होती है। अब जब पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अनेक प्रकार के सेल से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। क्या होता है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बनाने वाले, पृथ्वी का प्रॉपर्टी जो उसका ऊपरी भाग होता है उसको बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अग्नेय सेल होते हैं, अपसाद्य सेल होते हैं और कायांतरित सेल होते हैं। ये 3 सेल होते हैं। तो इसे एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट देखिए अग्नेय सेल। अब अग्नेय सेल क्या है, तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार से बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। द्रवित मैग्मा, जो लाल द्रवित मैग्मा होती है, जो आग की तरह होती है, वो क्या होती है, जब वो बाहर निकलती है, द्रवित मैग्मा जो है जब बाहर निकलती है तो क्या होता है, बाहर निकलते ही वो ठंडा होके ठोस बन जाता है। द्रवित मैग्मा जैसे ही बाहर निकलती है तो वो बाहर निकलते ही ठंडा होके ठोस हो जाता है। इस प्रकार से ये जो ठोस हो जाता है द्रवित मैग्मा, इस प्रकार से जो बने सेल होते हैं, अब इनके निकल के ये ठोस हो जाएंगे तो क्या एक सेल बनता है। तो इस तरह से बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। क्लियर है। अब अग्नेय सेल जो होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अंतर्वेदी सेल और एक होता है बहिर्वेदी सेल। अब अंतर्वेदी सेल क्या है, अंतर्वेदी यानी कि अंत यानी अंत, अंदर। क्लियर है। अंदर यानी लाल द्रवित मैग्मा, लाल द्रवित मैग्मा जो होता है, जो द्रवित मैग्मा है कभी कभी भूपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे लाल द्रवित मैग्मा निकलती है जो आग की तरह लाल होती है, क्या होता है, कभी कभी भूपर्टी के अंदर ही गहराई में ही ठंड हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेल को अंतर्वर्ती सेल कहते हैं। यानी कि ये अंदर में ही, ये भूपर्टी के अंदर ही क्या होता है,
गहराई में ही वो ठंडा हो जाता है, यानी वो बाहर नहीं निकलता है, वो अंदर ही रहता है और ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो बना हुआ ठोस सेल होता है वो अंतर्वर्ती सेल होता है। और बहिर्वेदी सेल क्या है? जब द्रवित मैग्मा यानी द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। क्या होता है? जब द्रवित लावा जो है यहाँ से निकल रहा है लावा और पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, यानी सेम अग्नेय सेल के जैसा पृथ्वी की सतह पे आते ही ये ठोस होके क्या हो जाता है? ठंडा होके ये ठोस बन जाता है। तो प्रॉपर्टी पे इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी सेल कहते हैं। क्लियर है? अंतर्वेदी, अंत यानी कि अंदर, यानी आपका जो मैग्मा है, जो द्रवित मैग्मा है वो क्या होगा? वो अंदर ही ठंड हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से बने सेल को अंतर्वेदी सेल कहते हैं। बहिर्वेदी यानी कि वो बाहर आता है, बहि यानी बाहर, बाहर आता है और बाहर आके क्या होता है? वो पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से वो ठंडा हो जाता है। उस तरह से जो सेल बनते हैं उसे बहिर्वेदी सेल कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, डंकन पठार। डंकन पठार बेसाल्ट सेलों से बना होता है। डंकन पठार किससे बना है? बेसाल्ट सेल से बना है। और बेसाल्ट सेल जो है वो बहिर्वर्ती अग्नेय सेल का उदाहरण है। बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण है? बहिर्वर्ती। बहुत से बेसाल्ट, बहुत से बहिर्वर्ती, तो बेसाल्ट जो है वो बहिर्वर्ती सेल का उदाहरण है। तो बहिर्वर्ती अग्नेय सेल क्या है? जो द्रवित मैग्मा बाहर आके पृथ्वी की सतह पे आते ही वो जम जाती है, वो होता है बहिर्वर्ती यानी बाहर आके। अंतर्वर्ती जो अंतर ही जो मैग्मा यानी अंदर ही जो मैग्मा जम जाती है उसे अंतर्वर्ती कहते हैं। बहिर्वर्ती जो बाहर आके मैग्मा जमती है। क्लियर है? तो बहिर्वर्ती का एग्जाम्पल क्या है? तो बेसाल्ट सेल जो है ये बहिर्वर्ती का एग्जाम्पल है। डंकन पठार जो है वो बेसाल्ट सेल से ही बना है। क्लियर है? अब देखिए अवसाद। सेल टूटकर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा के छोटे छोटे कणों में क्या होता है? जो सेल होता है वो टूट जाता है या चटक जाता है या फिर एक दूसरे से टकराता है तो क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाती है। इन्हीं छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद यानी छोटे छोटे कण। ठीक है, सेलों के छोटे छोटे कण उसे अवसाद कह रहे हैं। कायांतरित सेल क्या है? अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित होता है। उच्च ताप और दाब के कारण जो अग्नेय सेल है और अवसाद है ये जो है ये दोनों क्या होता है? उच्च ताप और दाब पड़ने के कारण ये कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण, चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में परिवर्तित होती है, चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सेल जो होता है, जो सेल है आपका, ठीक है, ये जो सेल है विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज जो होता है वो मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सेल किससे बनाता है? बहुत सारे खनिजों से मिलके बना होता है और खनिज जो होता है वो मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कुछ का उपयोग भी ईंधन की तरह होता है। जैसे ईंधन के रूप में आप किनका उपयोग करते हैं? कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। तो उद्गम केंद्र, अब ये जो उद्गम केंद्र है ये क्या है? भूपर्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है। क्या होता है? ये आपका भूपर्टी है, तो वह स्थान भूपर्टी के नीचे, वह स्थान ये आपका भूपर्टी है और इसके नीचे वह स्थान जहां कंपन जो है, जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी यहां से आपका कंपन जो है वो आरंभ हो रहा है, इसे क्या कह रहे हैं? इसे उद्गम केंद्र कहते हैं। तो क्लियर तरीके से हम कह सकते हैं कि उद्गम केंद्र क्या है? वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है। जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। जहां से भूकंप जो है उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? भूकंप ऊर्जा का, ये जो भूकंप ऊर्जा है ये उसका उद्गम केंद्र है। क्लियर है? जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है तो उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। अब उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अब क्या होता है? उद्गम केंद्र जो है, अब ये जो है
केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान, अब इसका जो निकटतम स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अब अधिकेंद्र से क्या होता है, कंपन जो है वो बाहर की ओर क्या करता है, गमन करती है। क्लियर है। उद्गम केंद्र क्या है, जहां से भूकंप तरंगें जो है, जिनका भूकंप ऊर्जा का जो कंपन शुरू होता है, यानी जहां से उसका उद्गम होता है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र जहां से कंपन जो है, जहां से कंपन क्या करती है, वो बाहर की तरफ तरंगों के रूप में गमन करती है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब भूकंप तरंगे जो है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरी है एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरी जो है एल तरंगे अथवा पृष्ठ तरंगे। क्लियर है। ये आपके 3 जो है ये भूकंप तरंगे हैं। तो 6.9, ये 6.9 वाली जो भूकंप की तरंगे है वो कहाँ पे आई थी, तो ये भुज में आपकी भीष्म भूकंप आई थी, जिनका रिक्टर स्केल कितना था, 6.9 था। कहाँ पे आई थी, भुज में आई थी। कब आई थी, 26 जनवरी 2001 में आई थी। नेक्स्ट देखिए, भूकंप मापन यंत्र। भूकंप को किससे मापा जाता है, तो भूकंप लेखी यंत्र द्वारा मापा जाता है भूकंप को। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। क्या होता है, अपक्षय की क्रिया क्या होती है, तो पृथ्वी की जो सतह होती है, क्या होता है, पृथ्वी का जो सतह है उसके सेल जो है वो टूटने लगते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, वो अपक्षय की क्रिया कहलाती है। जब सेल जो है टूटते हैं पृथ्वी के सतह पे, तो अपक्षय का क्रिया कहलाता है। अब भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय, जैसे क्या हो रहा है, भूदृश्य जो है उस पे चाहे बारिश हो, पवन हो, हवा हो, आंधी हो, इन सभी चीजों से क्या होता है, बहुत सारे घटकों द्वारा, यानी अनेक कारण इसके हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, होने वाले क्षय को ये सेल जो है वो टूटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो क्षय होता है उसे अपर्दन कहते हैं। क्लियर है। अब अपर्दन और निक्षेपण, ये जो अपर्दन और निक्षेपण होता है, जो नदी द्वारा, निक्षेपण यानी नदी द्वारा बहा के जो लाई जाती है, ठीक है। तो अपर्दन और निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब क्या है, अपर्दन यानी कि भूदृश्य पर जल हुआ, बारिश हुआ, हवा हुआ, आंधी हुआ, इन सभी चीजों के कारण क्या होता है, विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय, मतलब ये सब सेल जो है वो टूटते हैं और क्या करते हैं, एक नया स्थलाकृति का निर्माण करती है, एक नया स्थलाकृति का ये निर्माण करती है। निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, यानी ये जो टूट के जो एक नया स्थलाकृति बनता है, निक्षेपित होता है, तो ये दोनों मिलके क्या होता है, पृथ्वी के धरातल पर एक विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। क्लियर है। नेक्स्ट है जलप्रपात। अभी जलप्रपात क्या है, जलप्रपात जब नदी किसी खारे ढाल वाले स्थान पर अत्यधिक कठोर सेल और खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, यानी जब नदी क्या होता है, किसी खड़े ढाल वाली, मतलब ज्यादा गहराई में कोई ढाल है और उसमें गिरती है, क्या होता है, गिरती है, तो वो जलप्रपात कहलाता है। क्लियर है, ये जलप्रपात कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब विसर्ग क्या है, तो जब नदी क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। क्या होता है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वो मोरदार मार्ग से बहना शुरू कर देती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्ग कहते हैं। अब ये जो मोर है, यानी कि इस तरह जो बह रही है, ये जो मोड़ ले रही है, तो इसे ही विसर्ग कहते हैं। क्लियर है। चाप झील किसे कहते हैं, चाप झील समय के साथ विसर्ग जो होता है, यानी ये जो विसर्ग है, जो मोरदार नदी है, ये क्या होती है, ये लुप नदी से कट जाती है और एक अलग चाप, अलग ही झील बनाते हैं, इसे चाप झील कहते हैं। ये क्या होता है, समय के साथ विसर्ग जो है, ये विसर्ग जो है, जो मोरदार अपना रूट ले रही है, ये लुप नदी से कट जाती है। ये जो नदी है मोरदार ले रही है, इससे क्या होती है, ये कट जाती है और
ये कट जाती है। क्लियर है? और अलग ही झील बनाते, इसे ही चाप झील कहते हैं, इसे चाप झील कहते हैं। क्लियर है? जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है नदी और मोरदार अपना मार्ग लेके जब बहती है तो इस मोरदार मार्ग को विसर्प कहते हैं। और जब ये विसर्प जो होती है ये अलग ही एक जगह कट जाती है, यानी आप लोगों ने नदी में देखा होगा, यहाँ से नदी बह रही है और इधर देखोगे आप लोग कि थोड़ा सा भाग में कुछ जल है, कुछ पानी है, यानी वो अलग ही कटा हुआ है इस नदी से। तो वो जो कटी हुई भाग होती है उसे चाप झील कहते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 7 को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।